सोचिए आप अपने फैमिली के साथ क्रूज पर हैं और एक पल में पूरा समंदर गायब हो जाता है और आप बिल्कुल सुनसान जमीन पर फंस जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? समंदर का सारा पानी कहाँ गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई बच पाएगा इस भयानक सफर से? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? उन्हें न सिर्फ जिंदा रहना है बल्कि उस 100 मीटर ऊंची तूफानी लहर से बचना है जो कुछ ही देर में उन्हें निगलने आ रही है। कैरिबियन सागर के बीच एक छोटी सी नाव पर एक खुश परिवार नजर आता है। टॉम, उसकी पत्नी जूलिया, उनका बेटा बेन और बेटी कैसी। आज का दिन खास है क्योंकि यह सफर बेन के जन्मदिन के जश्न के लिए है। सब मुस्कुराते हुए आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। बेन और टॉम मछली पकड़ने में मसरूफ होते हैं, जबकि जूलिया उत्साह के साथ पानी में कूद जाती है। कैसी हेडफोन लगाकर सनलाइट एंजॉय कर रही होती है। हर चीज बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है जब तक जूलिया को एक अजीब सी फीलिंग नहीं होती, जैसे समंदर के नीचे कोई बड़ी सी चीज उसके इर्द गिर्द घूम रही हो। वो घबराहट में इधर उधर देखती है, लेकिन समंदर खामोश रहता है और फिर एक ही पल में उसे लगता है जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। उसी वक्त नाव पर रखा उपकरण भी तेजी से हिलने लगता है, जैसे हवा में एक अनजान कुव्वत फैल गई हो। जूलिया हाथ पैर मारती हुई जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन कैसी अपनी दुनिया में खोई रहती है और टॉम बेन मछली पकड़ने में बिजी होते हैं। धीरे धीरे जूलिया नाव से दूर होती जा रही होती है और उसे लगता है कि अब वापस आना मुश्किल है। तभी टॉम को उसकी हल्की सी चीख सुनाई देती है। वह तुरंत पानी में जंप करता है और बेन नाव का इंजन चलाकर उनके पास ले आता है। थोड़ी मुश्किल के बाद जूलिया को डूबने से बचा लिया जाता है। बेन और कैसी मिलकर दोनों को नाव पर खींच लेते हैं। यूं एक पल में जन्मदिन का सफर मौत के करीब जाकर वापस जिंदगी की कहानी में बदल जाता है। नाव पर वापस आते ही टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुमसे कहा था जब तुम्हारी मम्मी पानी में होंगी तो तुम्हें उन पर नजर रखनी है। कैसी शर्मिंदगी से सिर झुका देती है। सॉरी डैड, मैंने हेडफोन पहने हुए थे। खैर, जूलिया अब सेफ थी। टॉम साफ कह देता है, अब दोबारा कोई भी बिना बताए पानी में नहीं उतरेगा, और अगर उतरेगा भी तो पहले इन्फॉर्म करेगा। फैमिली अग्री कर लेती है और अब रात ढल रही होती है। जन्मदिन की तैयारी होती है। नाव के बीचों बीच हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। केक कटता है, गाने बजते हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे अंधेरा जल्दी ही अपना रंग दिखाने वाला था। सेलिब्रेशन के बाद उसका बॉयफ्रेंड वीडियो कॉल पर होता है। कैसी हंसी के साथ बताती है, हम सब यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा सीरियस होता है। कैसी, तुम्हें सबको तुरंत सतह पर आना चाहिए। न्यूज में कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है। कैसी को स्क्रीन के पीछे के शहर में एक भयानक तूफान दिखाई देता है। आसमान का रंग बदल रहा होता है। कैसी की सांस तेज हो जाती है, लेकिन उसे और कुछ समझ आता तभी कनेक्शन अचानक कट जाता है। वह तुरंत अपने मम्मी डैड को इन्फॉर्म करती है। टॉम सेफ्टी चेक करने का फैसला करता है। जैसे ही वह डेक पर आते हैं, उन्हें एक अजीब मंजर नजर आता है। बहुत सारी व्हेल्स और शार्क्स उनकी नाव के आसपास घूम रही होती हैं। यह नजारा टॉम के लिए हैरान कर देने वाला था। एक ओशन एक्सप्लोरर होने के नाते वह जानता था व्हेल्स और शार्क्स सिर्फ तब इस तरह बिहेव करती हैं जब समंदर में कोई बड़ा तबाही लाने वाला तूफान आने वाला हो। लेकिन तूफान का इंतजार करने से पहले एक और नतरा सामने था। अचानक नाव जोर से हिलती है, जैसे नीचे से कोई मॉन्स्टर टकराया हो। टॉम समझ जाता है यह शार्क है। वह बिना वक्त गंवाए पानी में जंप करता है। नाव के हल पर एक बड़ा डेंट बन चुका होता है। वापस आने पर उसके कंधे पर गहरी चोट होती है, बिल्कुल निशान छोड़ देने वाली। जूलिया तुरंत उसके जख्म पर स्टिचेस लगाती है। टॉम फैमिली को बताता है शार्क ने इंजन डैमेज कर दिया है, अब हम नाव आगे नहीं ले जा पाएंगे, हम बीच समंदर में फंस गए हैं। मदद बुलाने की कोशिश होती है, लेकिन कैसी देखती है कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम पर कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा। पूरा सिस्टम जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। सबके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा होता है, यह सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है? इस मुश्किल घड़ी में टॉम अपना दिमाग थोड़ा संभालता है और सबसे पहले खाने पीने का सामान चेक करता है। गिनती करके पता चलता है सिर्फ 4 दिन का राशन बचा है, उसके बाद कुछ भी नहीं। एकदम से समंदर के बीच एक खौफनाक आवाज गूंजती है। सब बाहर भागकर डेक पर आते हैं और उनकी सांसें रुक जाती हैं।
आसमान से एक बड़ा सा मीटियोरॉइड सीधा उनकी तरफ गिर रहा होता है। अगर वो सीधा टकरा जाता तो नाव पल भर में तबाह हो जाती। टॉम जल्दी से इंजन स्टार्ट करता है और नाव को साइड लाइन कर देता है। इंजन पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो जाता है। टॉम का दिल भारी हो जाता है। उसे समझ आ जाता है अगर इंजन न चलाता तो मीटियोरॉइड उनसे टकरा जाता और सबका अंत हो जाता, मगर चलाने से भी इंजन सलामत न रह सका। थोड़ी देर बाद टॉम आसमान की तरफ देखता है और यह समझकर कांप उठता है जो ऑब्जेक्ट्स गिर रहे हैं वह दरअसल सैटेलाइट्स हैं और इसी वजह से उनका रेडियो और फोन्स बिल्कुल काम करना बंद कर चुके हैं। फैमिली अभी इस हादसे से संभाल ही रही होती है कि एक दूसरा मीटियोरॉइड भी सीधा उनकी तरफ आने लगता है। इस दफा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो जल्दी से लाइफ जैकेट्स पहनने लगते हैं। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नाव झटकों से हिलने लगती है जैसे समंदर का गुस्सा उन्हें झंझोर रहा हो। और तभी एक जोरदार धमाका होता है। आवाज इतनी तेज कि उनके कान गूंज उठते हैं और सब अंधेरे में बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है सबसे पहले उनकी सांसें तेज चल रही होती हैं। हर चेहरा जिंदा है लेकिन जख्म और चोटें उनकी कोशिशों का सबूत होती हैं। फिर एक अजीब सी बात समझ आती है। नाव के अंदर जगह-जगह छोटी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, मगर पानी का एक भी दतरा अंदर नहीं आ रहा। यह मंजर उन्हें और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। वे धीरे धीरे नाव के बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो डेक से पैर रखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नाव अब पानी में नहीं बल्कि एक वीरान सुनसान सी जगह पर खड़ी है। नीचे जमीन फैली हुई है जहां बिखरी हुई मछलियां तड़पट कर मर चुकी हैं। आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरे गड्ढे हैं, जैसे ये कोई अनजान और डरावनी दुनिया हो। जूलिया धीरे से कहती है, ये हम कहाँ आ गए? बेन का दिल तेज धड़कने लगता है। कैसी की आंखों में आंसू भरने लगते हैं। टॉम चुप खड़ा होता है दूर का नजारा देखते हुए, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, कल रात तक ये सब जगह समंदर था और अब सब पानी गायब है। होश संभालते ही टॉम तुरंत अपना कंपास निकालता है। सुई की घूमती हुई दिशाओं को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ जाता है धरती के पोल उलट गए हैं। नॉर्थ अब साउथ बन चुका था और साउथ अब नॉर्थ, और इसी उलट पुलट की वजह से समंदर का सारा पानी उन जमीनों पर चला गया था जहां कल तक इंसान बसते थे, और जहां कल समंदर था आज बस सूखी जमीन बच गई थी। और फिर टॉम वो बात बोलता है जो सबके दिल चीर देती है, जमीन पर जो लोग थे वो बचे ही नहीं होंगे। कैसी के लिए यह बात जहर बन जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है उसका बॉयफ्रेंड भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो रोती हुई केबिन में खुद को लॉक कर लेती है। जूलिया बचा हुआ खाना इकट्ठा करने लगती है। बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारे हवा में उड़ा देता है, यह उम्मीद लेकर कि शायद कोई और जिंदा हो तो उन तक आ जाए। इस बेचैनी के बीच टॉम एक आखिरी कोशिश करता है। रेडियो ऑन करता है। दिल के किसी कोने में उसे यकीन था कि जवाब नहीं आएगा, मगर एक क्रैकलिंग रिस्पॉन्स सुनाई देता है। यहाँ कैप्टन नाटो बोल रहा हूँ। टॉम का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। नाटो भी इस घटना से बच गया था अपनी सबमरीन के अंदर, और वो भी समंदर के इस अजीब शिफ्ट के बारे में सब कुछ जानता था। टॉम बेचैनी से पूछता है, हमें क्या करना चाहिए? कैप्टन की आवाज ठंडी मगर खौफ जगाने वाली होती है। धरती के पोल एक हफ्ते में वापस अपनी जगह आ जाएंगे, मतलब एक हफ्ते बाद समंदर फिर भर जाएगा। लेकिन जब वो वापस आएगा उसकी लहरों का गुस्सा इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं सबमरीन में हूँ, बच जाऊंगा। तुम्हें जल्दी से जल्दी ऊंची जगह पर पहुँचना होगा, वही तुम्हारी बचाव की उम्मीद है। मगर टॉम के दिल में एक और सवाल घूमता है। कैप्टन, आपकी सबमरीन ज्यादा सेफ है, क्या आप मेरी फैमिली को अंदर ले लेंगे? नाटो कहता है, मैं चाहता हूँ लेकिन मुमकिन नहीं। मेरी सबमरीन छोटी है, सिर्फ 2 लोगों की ही एक्स्ट्रा जगह है। एक को अंदर रखा तो दूसरा बाहर रह जाएगा। टॉम का दिल टूट जाता है। वह मिन्नत करता है, मेरे दोनों बच्चों को रख लो, मैं तुम्हें अपना सारा खाना दे दूंगा। थोड़ी देर के खामोश पॉज के बाद कैप्टन मान जाता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें 2 दिन में मेरे कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचना होगा। टॉम मैप पर लोकेशन देखकर कैलकुलेट करता है, 2 दिन। अगर हम 2 दिन में वहां पहुंच गए तो समंदर के लौटने से पहले बेन और कैसी सुरक्षित हो जाएंगे। उसकी आंखों में दर्द भी होता है और उम्मीद भी। अब यह सफर सिर्फ बचने का नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए दौड़ बन चुका था।
पूरी फैमिली सफर के लिए तैयार होती है। तभी टॉम दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ आता हुआ देखता है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और शदीद घायल लग रहा था। इंसानियत के नाते वो एक बोतल पानी लेकर उसके पास जाता है, मगर पानी पीने के बाद शुक्रिया कहने के बजाय वो आदमी टॉम पर हमला कर देता है। जूली दूर से सब देख रही होती है और पल भर में वो आदमी चाकू घोंपकर टॉम की जान ले लेता है। जूली की आंखें शॉक में जम जाती हैं। उसके समझने से पहले वो खूनी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जूली तुरंत नाव में भागती है, केबिन में दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। कैसी के हाथ में एक फ्लेयर गन थमाकर कहती है, ये तभी चलाना जब मौत सामने हो। लेकिन खूनी रुकता नहीं। वो नाव पर चढ़कर सर्च करने लगता है। जहाँ खाना मिलता है उस पर टूट पड़ता है जैसे कई दिनों से भूखा हो, और फिर केबिन की तरफ बढ़ता है, मगर केबिन खाली था। दरअसल जूली नाव के एक छेद से निकलकर नीचे छुप गई थी। बदनसीबी ये कि खूनी का डॉग उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। मजबूरी में जूली को उस डॉग को मारना पड़ता है। खूनी जैसे ही अपने डॉग की लाश देखता है, समझ जाता है जूली नाव के नीचे है। वो नीचे उतरता है, लेकिन उसी वक्त जूली उल्टा नाव के अंदर वापस घुस जाती है। यह घातक खेल अब नाव के अंदर ही चल रहा था। खूनी जूली को पकड़ लेता है, उसके बालों से खींचकर गिराता है और उसका गला दबाने लगता है। जूली पूरी ताकत से लड़ती है, मगर उसकी सांसें रुकने लगती हैं। यह सब देख रही थी कैसी। उसे याद आती है माँ की बात, फ्लेयर गन तभी चलाना जब मौत सामने हो, और अब मौत सामने थी। कैसी फ्लेयर गन चला देती है। चमक और आग के साथ गोली कातिल को दूर जा फेंकती है। उस पल ने उन्हें भागने का मौका दे दिया, मगर फ्लेयर से नाव में आग भी लग गई थी। जूली जल्दी से दोनों बच्चों को लेकर नाव से बाहर निकलती है। खूनी एक बार फिर हमला करता है, लेकिन जूली उसे जोर से लात मारकर पीछे गिरा देती है। नाव से उतरते ही कैसी और बेन अपने बाप की लाश देखकर टूट जाते हैं। बेन रोकर कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं गुब्बारे हवा में न छोड़ता तो वो आदमी हमें कभी न देख पाता। जूली भी अपने शौहर की लाश से लिपट कर रो रही होती है। तभी उसकी नजर पड़ती है वो खूनी जो उनकी नाव जलाकर भी बचा निकल आया था। अब रुकना मतलब मौत। जूली तुरंत अपने बच्चों को लेकर दौड़ जाती है और पीछे एक धमाका, उनकी जलती हुई नाव ब्लास्ट हो जाती है। थककर जूली, कैसी और बेन एक पहाड़ी के पीछे रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब कातिल उनका पीछा छोड़ चुका है। बेन अब भी रो रहा था और कैसी उसे संभालने की कोशिश करती है। वो उसके हाथ में पानी देती है, मगर बेन सिर हिला देता है। जूली अपने बेटे के पास बैठकर कहती है, बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। गुब्बारे तुमने मदद के लिए छोड़े थे, पर दुनिया इतनी जालिम है कि उनका मतलब कुछ और निकल आया। पर ये तसल्ली देने से पहले ही जूली की नजर पड़ती है। किलर अब भी दूर से उनका पीछा कर रहा था। तीनों फिर से भाग उठते हैं। सांस फूल चुकी थी, पर हर दौर के साथ वो कातिल उनके और करीब आ जाता। भागते भागते ये एक जहरीले पानी के किनारे पहुंच जाते हैं। गुजरना मतलब मौत का खतरा, लेकिन रुकना मतलब पकड़े जाना। जूली ने फैसला किया। वो बच्चों को लेकर जहरीले एसिड के रास्ते से गुजर जाती है। जिस्म जलने लगता है, कपड़े फट जाते हैं और गुजरते गुजरते बेन थक कर डिहाइड्रेट हो जाता है। जूली अपनी बोतल में बची कुछ बूंदें उसके होंठ पर गिराती है, लेकिन उसकी प्यास बुझ नहीं पाती। कैसी हिम्मत हार कर कहती है, माँ, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, शायद सबमरीन है ही नहीं। जूली उस पर गुस्से से चिल्लाती है, बस जो मैं कह रही हूँ वही करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मुझे अपनी फैमिली बचानी है। उनके कदम फिर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना प्लेन मिलता है जो शायद सालों पहले समंदर में क्रैश हुआ था। तीनों उसमें छुप जाते हैं। अंदर बैठकर जूली अपनी फैमिली की वो तस्वीर निकालती है जो टॉम ने कल रात खींची थी। तस्वीर देखकर उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। एक ही दिन में दुनिया पलट गई थी। थक कर कैसी और बेन सो जाते हैं। रात गहरी होती है, तभी कैसी को एक आवाज जगा देती है। वो डर से खिड़की से झांकती है और उसका दिल डूब जाता है। वही किलर फिर से उनके पीछे आ रहा था। कैसी समझ जाती है कि अब ये खतरा खत्म करना ही होगा। वो वापस लेटती है और सोने का नाटक करती है। किलर धीरे धीरे पास आता है अपनी चाकू की चमक के साथ, और जैसे ही वो वार करने झुकता है, जूली पीछे से टूट पड़ती है। इस बार जूली के अंदर का गम
गुस्सा और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक साथ फूट पड़ता है। वो उस पर इतने वार करती है कि किलर खुद को बचा नहीं पाता। सांस थमी होती है, हवा में सिर्फ खामोशी रह जाती है। जूली अपनी थकान और आंसुओं के बीच जमीन पर गिर जाती है। सालों का बोझ एक रात में उस पर गिर चुका था और इस दफा वो सुकून की नींद सो जाती है। सुबह आंख खुलती है तो सबसे पहले उनकी नजर किलर की लाश पर जाती है। उसका चेहरा पहचान से बाहर था। जिस्म के टुकड़े किसी अजीब क्रिएचर ने काट काट कर खाली कर दिए थे। ये देखकर जूली समझ गई, हम सिर्फ इंसानों से नहीं, यहाँ के क्रिएचर्स से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें जल्दी से सबमरीन तक पहुँचना था। जूली मैप को घूर रही थी, रास्ते का हिसाब लगा रही थी। इस दौरान बेन पानी की तलाश में इधर उधर भटक गया। उसने दूर एक तालाब देखा और बिना सोचे समझे उसमें झुककर पानी पीना शुरू कर दिया। जूली चीखकर बोली, बेन रुक जाओ, ये पानी जहरीला है। पर देर हो चुकी थी। बेन ने काफी पानी पी लिया था। कुछ ही देर में उसका जिस्म कमजोर पड़ गया, पैर लड़खड़ाने लगे। वो बीमार हो चुका था। मजबूरन जूली और कैसी ने उस जगह एक छोटा सा शेल्टर बनाया ताकि बेन आराम कर सके। लेकिन रात से पहले खौफ का नया पैगाम आया। जूली को बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसका खून जम गया। सैकड़ों केकड़े उनकी तरफ बढ़ रहे थे। डर और सर्वाइवल ने तीनों को भागने पर मजबूर कर दिया। रास्ते में उनकी नजर एक बड़े कार्गो शिप पर पड़ी। शिप में बड़े बड़े कंटेनर स्टैक्ड थे और उनके अंदर इंसान छुपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने जूली और उसके बच्चों को देखा, सब लोग कंटेनर्स के अंदर छुप गए। पहले तो लगा वो इनसे डरते हैं, मगर असल में वो केकड़ों के लश्कर से बचाव कर रहे थे। जूली तीनों कंटेनर के पास जाकर चीखने लगी, प्लीज दरवाजा खोलो, बच्चों के साथ हैं हम। लेकिन अंदर के लोग खामोश रहे। दरवाजा बंद था। केकड़ों का दस्ता और नजदीक आ रहा था। अब कोई और रास्ता नहीं था। जूली ने फैसला किया कि उन्हें कंटेनर के ऊपर चढ़ना होगा। सबसे पहले उसने कैसी और बेन को ऊपर चढ़ाया, फिर खुद चढ़ने लगी। तभी एक बड़ा केकड़ा उसके पैर से चिपक गया और अपने तीखे पंजों से काटने लगा। जूली ने दर्द से चीख मारी, पर पूरी ताकत जोड़कर अपना पैर छुड़ा लिया और ऊपर चढ़ गई। उसने स्कार्फ से अपना जख्म बांधा, लेकिन खून बहते बहते वो बेहोश हो गई। कैसी और बेन ने देखा कि केकड़े अब कंटेनर को काटकर अंदर घुस रहे हैं। अंदर के लोग चिल्लाते हुए अपने पास के हथियार उठाकर लड़ाई करने लगे। गोलियों और लोहे की रॉड से केकड़ों को मारने की कोशिश की गई, लेकिन केकड़ों की तादाद इतनी थी कि इंसान उनके सामने बेकार थे। कुछ ही पल में वो केकड़ों ने अंदर के सब लोगों को चीर भीर कर दिया। सुबह होश आते ही जूलियन ने देखा कि उसके बच्चे गायब हैं। दिल डूब गया, कहीं उन्हें कुछ हो न गया हो। लेकिन दूर से कैसी और बेन लौट रहे थे। पता चला वो खाना बेन ने मरे हुए लोगों के हथियार इकट्ठे किए। जूलियन ने अपने जख्म साफ किए। तभी कैप्टन से कांटेक्ट हुआ। उसकी आवाज कमजोर थी, क्रिएचर्स ने मुझ पर भी हमला किया है। मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। और सुनो, समंदर का पानी वापस आ रहा है। यह सुनकर जूलियन के आंसू बह गए। मैप खो चुका था, दिशा क्लियर नहीं थी। कैप्टन ने हेल्प के लिए फ्लेयर गन चलाई। दूर आसमान में लाल रोशनी चमकी, मगर रास्ता मुश्किल था। समंदर फिर से जाग रहा था। सबमरीन तक पहुंचने के लिए उन्हें खतरनाक चट्टानों से गुजरना था। रास्ते में लैंडस्लाइड हुई और एक बड़े पत्थर ने जूलियन को पीछे रोक लिया। कैसी अपनी माँ के बिना आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी, पर जूलियन ने कसम दी, अपने भाई को बचा कर ले जाओ। कैसी आंसुओं के साथ बेन को लेकर सबमरीन तक पहुंच गई। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। कैप्टन सामने आया, जख्मों से छुरा हुआ। उसने कहा, सबमरीन में सिर्फ 3 लोग आ सकते हैं। मैं बचा तो वैसे भी नहीं, तुम लोग निकल जाओ। कैसी तुरंत पलटी और अपनी माँ के पास दौड़ी। जूलियन क्रिएचर्स से लड़ रही थी। गोलियां खत्म हो चुकी थी। आखिरी पल में कैसी ने हाथ बढ़ाया और अपनी माँ को खींच लिया। तीनों भागकर सबमरीन में घुस गए, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो अंदर बैठे, पीछे से क्रिएचर्स टूट पड़े और फिर समंदर की सबसे बड़ी लहर उठती है। सैकड़ों मीटर ऊंची, जोरदार धमाके के साथ सबमरीन से टकराती है। अचानक अंधेरा हो गया और सब बेहोश। जूली की आंखें खुलती हैं, लेकिन समंदर के अंधेरों में नहीं। सबमरीन अब पानी में नहीं, बल्कि एक शहर के बीच अटकी थी। एक ऐसा शहर जो कभी जिंदा था, लेकिन अब सिर्फ टूटे घर और खंडहर बचे थे। यूं लग रहा था इंसानों का इस धरती से नामो निशान मिट चुका है। और बस इसी मंजर के साथ
कहानी अपनी आखिरी सांस लेती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सफर के साथ।